हेलो बच्चों। आज जेनेटिक्स का आखिरी लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर only one is able to express itself while the other remains suppressed। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप साथ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सपोज टंग रोलिंग में जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक रोलर एक नॉन रोलर। तो इसमें से सिर्फ कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा जो वो सप्रेस्ड रह जाएगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज एग्जाम में उठा के पूछ देता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि जो अपना एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है, जो अनएक्सप्रेस रह जाएगा वो रेसेसिव है। और जो रेसेसिव है वो खुद को एक्सप्रेस तभी करेगा जब जो रेसेसिव पेयर है वो होमोजाइगस कंडीशन में रहे, यानी स्मॉल आर जब साथ में रहेगा तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और वो इंसान नॉन रोलर होगा। ओके ओके, इधर नहीं, इधर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए फोकस करना होगा एकदम, जितना भी आपका ध्यान है सब अभी कंसंट्रेशन सेग्रीगेशन को समझने पे लगा दीजिए। ओके, तो ध्यान देते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, मतलब कि गैमेट्स की प्योरिटी के बारे में ये लॉ बात करता है। अब ये कैसे बात करता है हम लोग देखते हैं। द 2 मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, जो एक फैक्टर का पेयर होता है उसके जो 2 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वरना ऐसे ये समझ में आने वाला नहीं है। तो वापस हम लोग का फेवरेट एग्जांपल टंग रोलिंग वाला लेते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर हो गया, मतलब जिस कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो टंग रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज ये 2 मेंबर है। ओके, तो पेयर ऑफ फैक्टर क्या है? ये दोनों पेयर ऑफ फैक्टर है। ओके, और इनमें 2 मेंबर कौन है? पहला ये और दूसरा ये दोनों मेंबर है। ये दोनों मेंबर्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों मेंबर सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट ऐसे होंगे कि आपस में ब्लेंड नहीं करेंगे। मतलब ये कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के साथ मिक्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ओके, इसको ज़रा हम दिखाना चाहेंगे। ये जैसे सेल हुआ, ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ओके, सपोज टंग रोलिंग वाला जीन यहाँ प्रेजेंट है इस जगह पे, यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल आर प्रेजेंट है। कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है, लेकिन अभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कैपिटल आर और स्मॉल आर लिए हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे गैमेट लिखा हुआ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है ये, यानी कि इसमें मियोसिस के बारे में बात हो रहा है। गैमेट्स तो मियोसिस के दौरान ही बनता है। गैमेट्स क्या होता है ह्यूमन बींग्स में? मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। ओके, तो यहाँ पे मियोसिस होगा, यानी ये 2 सेल में डिवाइड करेगा, से 2 सेल्स बनेंगे। ये मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 में हम लोग क्या जानते हैं? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक क्रोमोसोम यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस जगह पे सपोज ये यहाँ पे आ गया कैपिटल आर वाला एलील और यहाँ आ गया है स्मॉल आर वाला एलील। ओके, फिर हम लोग मियोसिस में क्या जानते हैं कि वापस से होगा मियोसिस 2 M2। तो M2 में ये जो है यहाँ पे मियोसिस 2 और यहाँ पे भी मियोसिस 2, तो ये भी 2 सेल फॉर्म करेगा और ये भी 2 सेल फॉर्म करेगा। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग हो जाएंगी।
ओके, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बना है, ओके, जो गैमेट्स बना है उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरीके से हो गया। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, या तो सिर्फ कैपिटल आर प्रेजेंट है या तो सिर्फ स्मॉल आर प्रेजेंट है। जो गैमेट बना है ये चारों गैमेट्स फॉर्म हुए हैं। इन चारों गैमेट्स में या तो किसी एक में सिर्फ कैपिटल आर है या तो किसी एक में सिर्फ स्मॉल आर है। तो यही हुआ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स बिल्कुल प्योर होते हैं, फिर कहीं पे ब्लेंडिंग नहीं होता है। ओके, तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको डेफिनेशन को याद कर लेना होगा आपको, ये डेफिनेशन वाला पोर्शन आपको याद कर लेना होगा कि जो पेयर ऑफ फैक्टर होता है, यानी कि जो कैरेक्टर हम जैसे टंग रोलिंग ले लिए, उसमें जो दो मेंबर्स होते हैं, जैसे जो दो अलील होते हैं वो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। बस इतना सा याद रखना होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए। एग्जाम में पूछ लेता है एज इट इज उठा के, तो डेफिनेशन याद रहेगा तो लिख के आ सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी समझने के लिए ध्यान देना होगा। यहाँ पे आखिरी बार अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। ओके, व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, यहाँ पे दो पेयर ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ कैरेक्टर सपोज हम लोग ले लेते हैं प्लांट का, पी प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। तो पी प्लांट में एक लेते हैं फ्लावर का कलर और एक ले लेते हैं प्लांट का हाइट। ओके, क्योंकि दो कैरेक्टर को हम लोग को लेना है, दो पेयर ऑफ कैरेक्टर, तो एक हम लोग ले लिए फ्लावर का कलर और दूसरा हम लोग ले लिए प्लांट का हाइट। ओके, व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, दो पेयर ऑफ कैरेक्टर हम लोग का हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिल्स ऑफ वन कैरेक्टर, तो यहाँ पे पहली बात तो एलिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एलिल्स लिख लेते हैं। सर एलिल्स को डिफरेंट कलर से लिखते हैं। तो यहाँ फ्लावर का कलर, फ्लावर में डोमिनेंट होता है पर्पल और रिसेसिव होता है वाइट कलर। ओके, प्लांट हाइट में डोमिनेंट होता है टॉल और रिसेसिव होता है ड्वार्फ, मतलब छोटा। तो हम लोग का जो एलिल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो पर्पल है, पर्पल डोमिनेंट है, तो हम लोग इसको कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और जो ड्वार्फ मतलब कि वाइट कलर इसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। अब प्लांट टॉल है तो डोमिनेंट को कैपिटल टी से, स्मॉल को मतलब कि जो रिसेसिव उसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये हम लिख दिए अलील्स। ओके, तो क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमेट्स is independent of the distribution of the alleles of the other character। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो एक कैरेक्टर का अलील है, इस कैरेक्टर का जो अलील है वो जब गैमिट में जाएगा तो वो दूसरे कैरेक्टर के अलील पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, वो बिल्कुल उसको जैसे जाना होगा वैसे जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग जो याद है इससे पहले लेक्चर में हम लोग ड्रॉ करते थे कि गैमेट्स का क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जैसे कि ये पर्पल है, पर्पल में सपोज ये जीनोटाइप है पर्पल का और उसका हाइट का ये जीनोटाइप है। तो अब इसमें से गैमेट्स कैसे कैसे बनते हैं, इसमें कैपिटल पी कैपिटल टी के साथ हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल टी के साथ हो सकता है, स्मॉल पी कैपिटल टी के साथ हो सकता है और स्मॉल पी स्मॉल टी के साथ हो सकता है। अब ये पॉसिबल इसीलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि कैपिटल पी कैपिटल टी के साथ ही जाएगा या तो ये जो होता है ये सिर्फ हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ही कर सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग को दो पेयर ऑफ कैरेक्टर को कंसिडर करना होता है, मतलब एक साथ दो दो कैरेक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गया होगा। इसका भी डेफिनेशन याद रखना होगा हम लोग को व्हेन यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब म्यूटेशन, अब म्यूटेशन को ज़रा अच्छा समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अब लाइट सही है, हाँ। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉक्स है,
बड़ा सा बॉक्स है, उसमें सिर्फ एक होल है, उस होल में आपको हाथ डाल के छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं। उसमें 100 ब्लैक बॉल्स है और सिर्फ एक वाइट बॉल है। तो चांसेस कितने हैं कि आप वाइट बॉल को निकाल लोगे? बहुत कम चांस है कि आप एक बार में हाथ डालोगे और उन 101 बॉल्स में जो 100 ब्लैक बॉल है और सिर्फ एक वाइट बॉल है, आप वाइट बॉल को निकाल लोगे। काफ़ी कम चांस है। तो यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे रीज़न है। जैसे कि हम लोग का जो डीएनए है, ये हम लोग का डीएनए हुआ, ये क्या पूरा डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है? नहीं ना, नहीं। जीन सिर्फ एक छोटे से पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और ये जो छोटा पोर्शन है जीन, ये वो पोर्शन है जो किसी प्रोटीन को फॉर्म कर रहा हो और जिसकी वजह से हम लोग का कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो अगर सपोज रेडिएशन आ रहा है, सपोज द सन का जो रेडिएशन, उसमें जो हार्मफुल रेडिएशन वो किसी तरह से अर्थ पे पहुंच गए, और वो रेडिएशन को ज़रा रेड से मार्क करते हैं। रेडिएशन आके डीएनए का इस पोर्शन को कट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जीन प्रेजेंट है? नहीं है। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को बॉडी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो रेडिएशन यहाँ कट मार दे जहाँ पे जीन प्रेजेंट है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तब हम लोग के बॉडी में कुछ कैरेक्टर में हम लोग को चेंज आ सकता है। मैक्सिमम टाइम जो कैंसर के केसेस होते हैं उनमें देखा जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती है। ओके, तो अब थोड़ा म्यूटेशन में इंटरेस्ट आया होगा। अब म्यूटेशन को देखते हैं, डेफिनेशन लिख क्या रखा है। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। तो ये सडन चेंज होता है इन वन और मोर जीन्स, एक या एक से ज़्यादा जीन में अगर सडन चेंज हो गया तो हम लोग उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अगर क्रोमोजोम के नंबर या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो भी हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो म्यूटेशन क्या करता है, हम लोग के हेरिडिटी मटेरियल को अल्टर कर देता है, उसमें चेंजेस ले आता है। ओके, और जिसकी वजह से कुछ चेंज हम लोग को देखना पड़ता है उसके कैरेक्टर या ट्रेट में। ठीक है, तो अब म्यूटेशन का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिजीज़ है जो कि जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन में म्यूटेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन कॉजेज चेंज इन द डीएनए। अब डीएनए में ही जीन प्रेजेंट है, अब जीन का म्यूटेशन हो तो डीएनए में भी कुछ चेंज आ जाएगा, जिसके वजह से जो आरबीसी का शेप है वो सिकल्ड शेप हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये है एक नॉर्मल आरबीसी, कितना सुंदर दिख रहा है। ये एक नॉर्मल आरबीसी है, मतलब हम लोग की बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, ये है नॉर्मल, और ये है सिकल सेल्ड रेड ब्लड सेल। मतलब सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है तब रेड ब्लड सेल कुछ इस तरीके का हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है ब्लड का, आरबीसी का, वो घट जाता है। ओके, तो म्यूटेशन की वजह से एक बीमारी हो गया सिकल सेल एनीमिया। और एक हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी हम लोग के जीन के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन कॉज कर देता है, और हम लोग इसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी इसके इफेक्ट को देखते हैं। जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तब हम लोग सब जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था। तो उसके वजह से जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्रिएट हुआ था, और आज भी वहाँ के प्लांट और एनिमल में ये डिफॉर्मेशन हम लोग को देखने मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जेनेटिक्स वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आप लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं अगर उसी दिन रिवाइज कर लेना तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेन उस चीज़ को याद रखता है। वरना हम लोग दिन भर में कितने काम करते हैं कि हम लोग को याद रहता है, लेकिन वही काम अगर हम लोग रिपीट में करेंगे तो फिर हम लोग का ब्रेन को लगेगा कि नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वैसे ही जिस दिन आप पढ़ते हैं अगर उसी दिन आप लोगों ने रिवाइज कर लिया तो ब्रेन को ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन उसको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखेगा। ओके, तो फिर ये मैंने एक सीक्रेट बताया आपको, आप लोगों में से बहुत को पता भी होगा मे बी। तो और एक और चीज़, जो चैप्टर जब कंप्लीट हो चुका आपके पास कोई भी बुक हो तो उसके पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना उनको प्रैक्टिस कीजिए, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही क्लियर हो जाते हैं।
क्वेश्चन से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अच्छा, मेरे पास है सेलिना का बुक, तो अगर आप चाहते हैं कि सेलिना के बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे में, मैं उनका सॉल्यूशन बताऊं, तो कमेंट में यस लिख के भेजिए। अगर 10 से ऊपर कमेंट आता है यस का, कि यस वी वांट एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग या ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मैं MCQs, तो वो उसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए यस वी वांट। ओके, तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। बाय।